मुफ्ती साहब की सांसें अटकी। माहिद ने खोया आपा। नियाजी हाउस की वो शाम, जो खुशियों के शोर और शहनाइयों की गूंज से भरी होनी चाहिए थी, अचानक एक ऐसे सन्नाटे में तब्दील हो गई जिसने सबकी रूह कंपा दी है। जश्न का वो माहौल पल भर में मातम जैसा दिखने लगा, जब घर के सबसे बड़े सूत्रधार मुफ्ती साहब अचानक जमीन पर गिर पड़े। ये सिर्फ एक बुजुर्ग का गिरना नहीं था, बल्कि पूरे नियाजी खानदान की छत का हिल जाना था। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने अपने सीने को पकड़ा और उनकी आंखें पथरा गईं, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर किसी का था, तो वो थे माहिद। वो माहिद जो दुनिया के लिए सख्त और गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन अपने दादा के लिए वो आज भी वही छोटा बच्चा है जो उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। माहिद की चीख ने पूरे घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। दादा हुजूर की वो पुकार किसी के भी दिल को चीरने के लिए काफ़ी थी। उस वक्त माहिद को न अपनी नई नवेली दुल्हन सहर का ख्याल रहा और न ही वहां मौजूद मेहमानों का। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया था, क्योंकि उसकी दुनिया, उसके दादा हुजूर उसके सामने दम तोड़ रहे थे। माहिद का गुस्सा और बेचैनी देखकर लग रहा था जैसे वो पूरे अस्पताल को सर पर उठा लेगा। जब मुफ्ती साहब को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस की तरफ भागा जा रहा था, तब माहिद का चेहरा देखने लायक था। लाल आंखें, फूली हुई सांसें और हाथों में वो कंपन जो बता रही थी कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। डॉक्टरों पर चिल्लाता हुआ माहिद, जो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने का आदी है, आज किस्मत के आगे बेबसी महसूस कर रहा था। उसने डॉक्टर्स का गिरेबान पकड़कर साफ कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये माहिद का प्यार था जो गुस्से की शक्ल में बाहर आ रहा था, लेकिन इस गुस्से की आग में कोई और भी झुलसने वाला था, और वो थी सहर। सहर जो अभी भी अपने उन्हीं कपड़ों में थी जो शायद खुशी के मौके के लिए पहने गए थे, अब एक गुनहगार की तरह कोने में खड़ी थी। हालांकि सहर की कोई गलती नहीं थी। मुफ्ती साहब की तबीयत का बिगड़ना एक कुदरती घटना थी, लेकिन नियाजी हाउस में होने वाली हर बुरी चीज का इल्जाम हमेशा नई आई हुई बहू के सर ही मड़ा जाता है। सहर की हालत भी कम खराब नहीं थी। एक तरफ उसकी अपनी माँ कौसर का कोई अता पता नहीं था, जिसके लिए उसका दिल पहले ही बैठा जा रहा था, और ऊपर से ये नई मुसीबत। सहर वहां खड़ी होकर मदद करना चाहती थी। वो आगे बढ़कर मुफ्ती साहब के हाथ को पकड़ना चाहती थी, उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माहिद की नफरत भरी निगाहों ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। जब माहिद ने पलटकर सहर की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में वो पुरानी नरमी नहीं थी जो कभी कभी दिख जाती थी, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जिसने सहर को अंदर तक डरा दिया। माहिद का वो खामोश इशारा साफ कह रहा था कि दूर रहो। माहिद को लग रहा था कि जब से ये शादी की रस्में शुरू हुई हैं, जब से सहर उसकी ज़िंदगी में आई है, तब से उसका घर बिखर रहा है। ये वो वक्त होता है जब इंसान लॉजिक नहीं ढूंढता, बस किसी न किसी पर अपना गुस्सा उतारना चाहता है, और बदकिस्मती से माहिद के लिए वो शिकार सहर बन गई थी। इस हादसे ने घर के दुश्मनों को, खासकर नज़ीमा और उसकी माँ को, एक नया हथियार दे दिया। नज़ीमा, जो पहले ही माहिद को पाने की हसरत में जल रही थी, उसने देखा कि माहिद कमज़ोर पड़ रहा है, और यही सही वक्त है सहर के खिलाफ जहर घोलने का। जब एम्बुलेंस रवाना हो गई और सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इंतजार कर रहे थे, वहां का मंजर बेहद तनावपूर्ण था। मुफ्ती साहब आईसीयू के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, और बाहर रिश्तों की जंग शुरू हो चुकी थी। नज़ीमा ने धीरे से माहिद के पास जाकर बिना कुछ कहे बस आंसू बहाते हुए ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो उसका दर्द समझती है, जबकि सहर दूर खड़ी बस दुआएं मांग रही थी। माहिद का दिमाग सुन पड़ चुका था, उसे बस डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतजार था। घड़ी की हर टिक टिक के साथ माहिद का सब्र टूटता जा रहा था। वो कभी कॉरिडोर में इधर से उधर टहलता, कभी दीवार पर मुक्का मारता। उसके अंदर का डर उसे खाए जा रहा था कि अगर दादा हुजूर चले गए तो वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा, क्योंकि वही एकमात्र इंसान थे जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करते थे। इस बीच सहर के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है? क्या वाकई वो मनहूस है जैसा कि घर की कुछ औरतें उसे ताना देती हैं? सहर का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसे माहिद के पास होना चाहिए, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करना चाहिए, लेकिन बीच में खड़ी नफरत की दीवार उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जब भी सहर ने हिम्मत करके माहिद की तरफ कदम बढ़ाया, माहिद ने मुंह फेर लिया। ये रिजेक्शन सहर के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। लेकिन सहर भी कौसर की बेटी है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। उसने फैसला किया कि चाहे माहिद उसे कितना भी दुटकार दे, वो इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर और अपने खानदान के बुजुर्ग के लिए वहीं रहेगी। हॉस्पिटल की वो ठंडी सफ़ेद लाइट में सहर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, मुफ्ती साहब को वापस लाने का और माहिद को संभालने का।
तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। माहिद एक झटके में उनके पास पहुंचा। उसके होठों पर सवाल थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और एक गहरी सांस ली, जिसे देखकर सबके दिलों की धड़कन रुक गई। क्या मुफ्ती साहब बच पाएंगे, या फिर नियाजी खानदान पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है? डॉक्टर के चेहरे के वो गंभीर भाव बता रहे थे कि खबर अच्छी नहीं है। माहिद ने डॉक्टर के कंधे को जोर से पकड़ लिया, जैसे वो उन्हें जबरदस्ती हाँ कहने पर मजबूर कर देगा। बोलिए डॉक्टर, मेरे दादा ठीक है ना? माहिद की आवाज़ में जो दर्द और डेस्परेशन थी, उसने वहां खड़े हर पत्थर दिल को भी पिघला दिया। लेकिन अगले ही पल जो होने वाला था, वो माहिद और सहर के रिश्ते की नींव को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। क्योंकि इस बीमारी की वजह सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज या सदमा था जो मुफ्ती साहब ने हाल ही में बर्दाश्त किया था, और सबकी उंगलियां अब सहर की तरफ उठने वाली थीं। माहिद का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी बनने वाला था, जो फटने के लिए तैयार था। डॉक्टर के मुंह से निकले उन चंद अल्फाजों ने वहां खड़े हर शख्स की जान में जान डाल दी। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुफ्ती साहब की जान तो बच गई है, लेकिन उन्हें एक गहरा हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह वो शदीद मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस है, जो वो पिछले कुछ घंटों से बर्दाश्त कर रहे थे। ये सुनते ही माहिद के चेहरे पर छाई वो राहत की लकीर पल भर में गुस्से की आग में बदल गई। स्ट्रेस? दादा हुजूर को किस बात का स्ट्रेस? माहिद के दिमाग में ये सवाल हथौड़े की तरह बजने लगा। वो जानता था कि उसके दादा चट्टान की तरह मजबूत हैं, उन्हें छोटी मोटी परेशानियां तोड़ नहीं सकती। अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ा है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, कोई ऐसी बात जिसने उनके उसूलों और उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। और यही वो मोड़ था जहां कहानी में एक नया तूफान आने वाला था, क्योंकि शक की सुई घूम फिरकर वापस सहर और उसके लापता खानदान पर आकर रुकने वाली थी। जहां एक तरफ माहिद डॉक्टर से मजीद सवाल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नज़ीमा और उसकी मां के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। उन्हें वो मौका मिल गया था जिसकी तलाश उन्हें सदियों से थी। नज़ीमा ने बिना देर किए वहां खड़े रिश्तेदारों के कान भरना शुरू कर दिया। अरे और क्या होगा, ये जो तमाशा आज हुआ है, कौसर चाची का भाग जाना और इस लड़की का मनहूस कदम, बेचारे मुफ्ती साहब का दिल तो टूटना ही था। नज़ीमा की ये जहरीली बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगीं। सबकी नज़रें जो पहले हमदर्दी से भरी थीं, अब सवालिया निशान बनकर सहर को घूरने लगीं। सहर जो पहले ही अपनी मां के गुमशुदा होने के गम में अधमरी हो चुकी थी, अब इन इल्ज़ामों के बोझ तले दबती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई कैसे दे, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि वो खुद नहीं जानती थी कि उसकी माँ कहाँ है, और शादी वाले दिन ये सब क्यों हुआ। माहिद जब वापस मुड़ा तो उसका रूप देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे बात करे। वो सीधा सहर की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसी दहशत थी कि कॉरिडोर में खड़े लोग खुद ब खुद रास्ते से हट गए। सहर ने जब माहिद को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। शायद वो सोच रही थी कि उसका शौहर उसे सहारा देगा, लेकिन माहिद ने आते ही सहर की बाजू को इतनी जोर से जकड़ा कि सहर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? माहिद की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों मिले हुए थे। स्ट्रेस? दादा हुजूर को स्ट्रेस दिया गया है, और आजकल इस घर में टेंशन की वजह सिर्फ एक है, तुम और तुम्हारी माँ। माहिद के इन शब्दों ने सहर के दिल को छलनी कर दिया। वो कुछ बोलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो खुद परेशान है, लेकिन माहिद सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। माहिद का गुस्सा यहाँ नहीं रुका। उसने सहर को झटका देते हुए दीवार के पास कर दिया और अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी। दुआ करो सहर, दुआ करो कि दादा हुजूर को होश आ जाए और वो ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर उन्हें एक खरोच भी और आई, या खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। मैं भूल जाऊंगा हर वो वादा जो मैंने तुमसे किया था। ये अल्फाज किसी धमकी से कम नहीं थे। सहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो माहिद का हाथ पकड़ना चाहती थी, उसे शांत करना चाहती थी, लेकिन माहिद ने उसे झटक दिया। नज़ीमा दूर खड़ी ये तमाशा देखकर मन ही मन जश्न मना रही थी। उसे लगा कि उसका तीर निशाने पर लगा है। माहिद और सहर के बीच की दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी थीं कि उन्हें पाटना नामुमकिन लग रहा था। माहिद वहां से हटकर आईसीयू के शीशे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर मुफ्ती साहब को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और मशीन्स की बीप बीप की आवाज़ ही वहां की खामोशी को तोड़ रही थी। माहिद ने अपना सर शीशे पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो वही माहिद था जो दुनिया के लिए पत्थर था, लेकिन अपने दादा के लिए मोम। उसे बचपन की वो बातें याद आ रही थीं जब दादा हुजूर ने उसे हर मुश्किल से बचाया था। आज वो उन्हें बचाने में नाकाम महसूस कर रहा था। इस बेबसी ने उसके गुस्से को और हवा दे दी थी। उसे बस एक गुनाहगार चाहिए था जिसे वो सजा दे सके, और हालात ने सहर को वो गुनाहगार बना दिया था। माहिद के दिमाग में बस यही चल रहा था कि कौसर ने ज़रूर कुछ ऐसा किया है या कहा है जिसके बारे में सिर्फ मुफ्ती साहब जानते थे, और उसी सदमे ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है।
लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब आईसीयू का दरवाज़ा फिर से खुला और एक नर्स घबराई हुई बाहर आई। उसने डॉक्टर को आवाज़ लगाई। माहिद जो वहीं ज़मीन पर बैठा था बिजली की रफ्तार से खड़ा हुआ। क्या हुआ? क्या दादा की तबीयत और बिगड़ गई या उन्हें होश आ गया? माहिद भागकर नर्स के पास गया। क्या हुआ? दादा ठीक है। नर्स ने कहा, पेशेंट होश में आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार किसी का नाम ले रहे हैं। माहिद की धड़कनें रुक गईं। किसका नाम? माहिद ने बेचैनी से पूछा। नर्स ने जो जवाब दिया उसने वहां खड़े सभी लोगों, खासकर नजीमा और सहर, दोनों के होश उड़ा दिए। मुफ्ती साहब ने ना तो माहिद का नाम लिया था और ना ही अपने बेटे का। उनकी ज़बान पर एक ऐसा नाम था जो इस राज की गहराई को और बढ़ाने वाला था। और ये नाम सुनते ही माहिद का गुस्सा हैरानी में बदल गया, लेकिन शक की सुई अभी भी सहर की तरफ घूमने वाली थी, क्योंकि ये नाम सहर के पास्ट से जुड़ा हो सकता था। नर्स के मुंह से निकला वो नाम सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुफ्ती साहब, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, अपने आखिरी होश में ना तो अपने पोते माहिद को याद कर रहे थे और ना ही अपने बेटे को। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सहर। जी हाँ, वही सहर जिसे कुछ ही पल पहले माहिद ने पूरे खानदान के सामने जलील किया था, जिसे इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। माहिद के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया है। उसने नर्स को घूरते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या कहा आपने? वो किसका नाम ले रहे हैं? नर्स ने बिना डरे साफ लफ्जों में दोहराते हुए कहा, वो अपनी बहू सहर को बुला रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ रखी है कि जब तक सहर उनके सामने नहीं आएगी वो इलाज के लिए कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये सुनते ही नाजिमा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी सारी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही थी। वो चाहती थी कि मुफ्ती साहब के दिल में सहर के लिए नफरत पैदा हो, लेकिन यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। माहिद के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ उसकी नफरत थी और दूसरी तरफ उसके दादा की जिंदगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, इतनी जोर से कि उसके नाखून हथेली में चुभने लगे। उसने पलटकर सहर की तरफ देखा। सहर, जो अब तक सहमी हुई थी, ये सुनकर दंग रह गई थी। उसकी आंखों में आंसुओं के बीच एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। बिना एक शब्द बोले माहिद तेली से सहर के पास गया। इस बार उसने सहर का हाथ झटका नहीं, बल्कि उसे पकड़कर बड़े ही रूखेपन से ही सही, लेकिन आईसीयू की तरफ खींचने लगा। ये माहिद की मजबूरी थी, उसका प्यार नहीं। वो सहर को अंदर ले जा रहा था सिर्फ अपने दादा की सांसें बचाने के लिए। आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचते ही माहिद रुक गया। उसने सहर की आंखों में आंखें डालकर एक आखिरी चेतावनी दी, गलतफहमी में मत रहना सहर। मैं तुम्हें अंदर ले जा रहा हूं क्योंकि दादा हुजूर चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने अंदर कोई भी नाटक किया या उन्हें कुछ भी ऐसी बात बताई जिससे उनका दर्द बढ़े, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सहर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी भीगी पलकों से हामी भरी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर दिल को पिघला देने वाला था। मुफ्ती साहब, जो हमेशा एक शेर की तरह गरजते थे, आज मशीनों और तारों के बीच बेजान पड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने सहर को देखा, उनके कमज़ोर हाथ हरकत में आए। सहर दौड़कर उनके पास गई और उनके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। दादा हुजूर, सहर की आवाज़ में दर्द था। मुफ्ती साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सहर को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चिंता और एक गहरा राज छुपा था। उन्होंने इशारे से सहर को अपने करीब झुकने को कहा। माहिद, जो दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, उसका दिल जल रहा था, लेकिन वो बीच में बोल नहीं सकता था। मुफ्ती साहब ने कमज़ोर आवाज़ में, जो सिर्फ सहर सुन सकती थी, कुछ ऐसा कहा जिसने सहर के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, बेटा, अपनी माँ को मत ढूंढना, वो वहीं हैं जहाँ उसे होना चाहिए, लेकिन इस घर के दुश्मन बहुत करीब हैं। ये अल्फाज किसी पहेली से कम नहीं थे। इससे पहले कि सहर कुछ पूछ पाती, मुफ्ती साहब की सांसें फिर से भारी होने लगी और मॉनिटर की बीप तेज़ हो गई। डॉक्टर्स ने तुरंत सहर और माहिद को बाहर जाने का इशारा किया। बाहर आते ही माहिद ने सहर को घेर लिया। क्या कहा दादा हुजूर ने? क्या बात हुई? माहिद की बेचैनी देखने लायक थी। अब सहर एक दोराहे पर थी। अगर वो सच बताती है कि बात उसकी माँ और घर के दुश्मनों के बारे में थी, तो माहिद का शक और गहरा हो जाएगा कि सहर और कौसर का कोई प्लान है। और अगर वो चुप रहती है तो माहिद उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। सहर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, उन्होंने बस मुझे आशीर्वाद दिया माहिद, और कहा कि मैं हिम्मत ना हारूं। सहर ने झूठ बोला, या यूं कहें कि सच छुपाया, क्योंकि वो जानती थी कि अभी माहिद सुनने की हालत में नहीं है। माहिद को ये जवाब हजम नहीं हुआ। उसने सहर को दीवार से सटा दिया। तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो सहर, लेकिन मेरी आंखों से नहीं बच सकती। आज दादा हुजूर की वजह से तुम बच गई, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी माँ ने उनके साथ क्या किया है, उस दिन तुम्हारा ये मासूम चेहरा तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
इस घटना ने नियाजी हाउस के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां नाजिमा और बाकी लोग शहर को घर से निकालने के सपने देख रहे थे, वहीं मुफ्ती साहब की जिद ने शहर को वापस उसी घर में पनाह दिला दी थी। जब तक मुफ्ती साहब ठीक नहीं हो जाते, कोई भी शहर को घर से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन ये जीत नहीं थी, ये तो बस एक जंग की शुरुआत थी। शहर को अब दो लड़ाइयाँ लड़नी थी, एक अपनी गायब माँ को ढूंढने की और दूसरी इस घर में छुपे उन दुश्मनों को पहचानने की जिनका जिक्र मुफ्ती साहब ने किया था। उधर माहिद का रवैया अब और ज़्यादा पेचीदा हो गया था। वो शहर से नफरत भी करता था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी दिख रहा था कि उसके दादा हुजूर की जान शहर में बसती है। ये मजबूरी वाला रिश्ता माहिद को अंदर से खाए जा रहा था। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, माहिद बालकनी में खड़ा होकर आसमान को घूरता रहा। उसके दिमाग में बस वही सवाल घूम रहे थे, आखिर कौसर कहाँ गई और दादा हुजूर ने शहर को ही क्यों बुलाया? क्या कोई ऐसा सच है जो माहिद की नज़रों से ओझल है? वहीं दूसरी तरफ शहर अपने कमरे में अकेले बैठी उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। घर के दुश्मन करीब हैं। मुफ्ती साहब की ये बात उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वो दुश्मन नाजिमा है या कोई और जो अब तक दोस्त का नकाब पहने हुए है?